Hello everyone, good morning to all. I am Sonali Gupta and today I am going to explain the chapter 1 of Civics, class 7th. The name of the chapter is on equality. So in this chapter you will be read about equality. Equality means होता है समानता. इंडिया इज़ अ डेमोक्रेसी. आप सभी को पता है कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है. इन क्लास 6 बुक वी लुक्ड एट द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स. क्लास 6 में आपने बहुत सारे की एलिमेंट्स पढ़े होंगे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बारे में. डेमोक्रेटिक मीन्स होता है लोकतांत्रिक. These include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? लोगों की भागीदारी और लोगों का संघर्ष एंड इक्वलिटी एंड जस्टिस, यानी उनकी समानता, उनको कितनी बराबरी मिल रही है, उनको कितना न्याय मिल रहा है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इक्वलिटी इज़ अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. इक्वालिटी जो होती है वो डेमोक्रेसी का एक की फीचर होता है और इसमें इसी से सारी जो चीज़ें हैं वो आगे बढ़ती हैं. इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी. इस चैप्टर में आप बहुत सारी चीज़ों के बारे में, यानी कि इक्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ों के बारे में आप पढ़ेंगे. व्हाट इज़ इट, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेसी, मतलब कि ये क्या होता है और इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारी डेमोक्रेसी में. वेदर और नॉट एवरीवन इज़ इक्वल इन इंडिया, और ये भी जानना ज़रूरी है कि क्या सभी हमारी इंडिया में इक्वल हैं, क्या सभी को बराबर का हक मिला है. लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी. आपकी बुक में एक स्टोरी दी हुई है, बहुत सारे पिक्चर्स इसमें दिए हुए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि पिक्चर्स में क्या दिया है. बहुत सारे लोगों के बारे में दिखाया गया है कि ये जो लोग हैं ये सभी लोग क्या हैं, लाइन में खड़े हैं. ये सभी लोग लाइन में खड़े हैं जिसमें कि टीचर हैं, ट्रेडर हैं, स्टूडेंट हैं, डेमोक्रेटिक वर्कर जो घर में काम करती हैं महिलाएं, उनके बारे में बात की गई है. तो ये सभी जो हैं वो लाइन में खड़े हैं और किस लिए खड़े हैं, क्योंकि इलेक्शन का दिन है. कांता और उसकी फ्रेंड भी, सुजाता भी, दोनों भी वेट कर रहे हैं अपनी बारी का वोट देने के लिए. क्या होता है कि हमारे इंडिया में वोट देने का अधिकार सबको होता है. आपको पता होगा कि आपके जो माता पिता हैं या आपके घर के जो भी बड़े लोग हैं जो 18 से एबव एज के हैं वो जाते हैं वोट देने के लिए. एंड डेमोक्रेटिक मीन्स होता है लोकतांत्रिक, यानी कि हमारे इंडिया में हम सभी को वोट देने का अधिकार है और जो भी सरकार बनती है वो हमारे वोट देने के बाद ही बनती है. यानी हम सभी के वोट देने के बाद जो सरकार बनती है, यानी हम सभी को सरकार बनाने का अधिकार है, यानी कि हम सब वोट देते हैं उसके बाद सरकार बनती है. सो लेट्स रीड द स्टोरी. Let's start to read the story. On election day, Kanta and her friend Sujata are waiting to cast their vote. इलेक्शन के दिन कांता और उसकी फ्रेंड सुजाता जो है वो अपने वोट का इंतज़ार कर रही हैं, अपनी बारी के लिए इंतज़ार कर रही हैं. Isn't it good, सुजा, that we can all vote as equal citizens of our country? क्या ये सही है सुजाता कि हम सभी जो है वो इक्वल सिटीज़न, यानी एक इक्वल सिटीज़न की तरह हमारी कंट्री में वोट दे सकते हैं. इवन जैन साहब इज़ स्टैंडिंग इन द लाइन विद अस. जैन साहब जो हैं वो भी हमारी लाइन में ही खड़े हैं. यस, उसने कहा हाँ. गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ. कांता को बोलती है कि जाओ कांता, अब ये तुम्हारी बारी है. आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज़ प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया. वो बोलती है कि मैं उस कैंडिडेट को वोट दूंगी जिसने प्रॉमिस किया है पाइप वाटर को हमारे एरिया में लाने के लिए, यानी कि वाटर की शॉर्टेज होगी और उसके एरिया में जिस नेता ने ये प्रॉमिस किया है कि वो वाटर लाइन, मतलब पाइप वाटर लाइन को देगा, तो वो कह रही है कि वो उसको वोट देगी. फिर यहाँ पे आपको कुछ पर्सन्स दिखाई दे रहे होंगे जो लोग लाइन में अपनी बारी का वेट कर रहे हैं वोट देने के लिए. तो आर्टिसन है, हाउसवाइफ है, कंसल्टेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर है, मीडिया पर्सन है और भी बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में इंतज़ार कर रहे हैं अपनी बारी का. आफ्टरवर्ड्स वी विल सी यू लेटर कांता. यस, नमस्ते साहब. उसके साहब भी, कांता जो है वो एक डोमेस्टिक वर्कर है और सुजाता भी, ये दोनों जो है दूसरे के घर पर घरेलू काम करती हैं. और वो बोल रही है कि उस कांता के सर बोलते हैं कि हम बाद में मिलते हैं कांता. तो वो बोलती नमस्ते साहब. गुड़िया हैज़ बिन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक
her to the hospital, but I will have to finish the work at Sahib's house first and ask for some advance. वो बोलती है कि गुड़िया जो है वो कांता की बेटी है और वो बीमार है। वो बोल रही है कि मेरी बेटी जो है वो उसको बुखार हुआ है और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है, बट उस हॉस्पिटल ले जाने के लिए मुझे साहिब के घर जाना पड़ेगा और वहाँ पे जो काम है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। उसके बाद मैं एडवांस के लिए उनसे बात करूँगी। एट होम हियर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर। वो कुछ देती है काढ़ा टाइप का अपनी बेटी को और बोलती कि ये लो, ये पियो, इससे तुम्हें कुछ बेटर फील होगा। एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग, जब मैं वापस आऊँगी शाम को, वी विल गो टू द हॉस्पिटल। ओके, तो बोलती कि जब मैं वापस आऊँगी शाम को तो हम हॉस्पिटल चलेंगे। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल इल ऑफन, द बस्ती इज़ नेवर क्लीन। वो बोलती है कि कोई आश्चर्य की बात नहीं कि गुड़िया जो है वो बार बार बीमार पड़ जाती है, क्योंकि जो बस्ती है ना वो कभी साफ़ नहीं होती है। यानी कि जिस बस्ती में कांता और उसकी बेटी गुड़िया रहते हैं वो बस्ती बहुत ही गंदी है। फिर यहाँ पे एक स्टोरी का लिटिल पार्ट दिया है कि मेक श्योर टू डू द कॉर्नर्स प्रॉपरली। यानी कि कांता सफाई कर रही है तो उसकी मैम यानी वहाँ की जो मालकिन है वो बोल रही है कि कांता मेक श्योर, यानी कि देखो कॉर्नर्स अच्छे से साफ़ होने चाहिए। हियर योर एडवांस कांता, बट डोंट मेक अ हैबिट ऑफ इट। नो मैडम। वो बोलती है कि जो मैडम है यानी उसकी जो मालकिन है वो उसको पैसे देते हुए बोलते हैं कि ये लो तुम्हारा एडवांस कांता, लेकिन इसे अपनी हैबिट में मत बनाना और रोज़ रोज़ मुझसे एडवांस मत मांगना। वो बोलती है नो मैडम। फिर इवनिंग में क्या होता है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स बेटी वो अपनी बेटी को लेकर एक सरकारी हॉस्पिटल में खड़ी है और उसकी बेटी जो है वो बहुत बीमार है और वो सरकारी हॉस्पिटल की लाइन में लगी हुई है। सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है कि जो नॉर्मल लोग भी होते हैं ना उन्हें लाइन में लगना पड़ता है। और सरकारी हॉस्पिटल कौन जाता है, जो लोग गरीब होते हैं वही तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाते हैं ना इलाज के लिए। तो ये जो है कांता यहाँ पे अपनी बेटी को लिए हुए है और बोल रही है अपनी बेटी से कि बेटी रुक जाओ थोड़ी देर और, फिर हमारा नंबर आएगा और हम जाएंगे। फिर क्या है, जैन मैडम एंड जैन साहब ने स्टैंड इन लाइन टू वोट, बट दे नेवर हैव टू डू इट व्हेन देयर चिल्ड्रन आर सिक। तो कांता सोच रही है कि जैन मैडम और जैन साहब जो हैं वो भी हमारी तरह वोट लाइन मतलब वोट देने वाली लाइन में समान रूप से खड़े थे, बट यहाँ क्या है, जब मेरा बच्चा बीमार है तो मैं खड़ी हूँ और वो लोग तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते होंगे क्योंकि उनके पास बहुत सारा पैसा है। तो इस स्टोरी से आपको समझ में आया होगा कि हमारे इंडिया में सिर्फ और सिर्फ वोट देने में ही बराबरी है, बाकी सारी चीज़ों में कोई इक्वालिटी नहीं है। लेट्स कंटिन्यू द टॉपिक इक्वल राइट टू वोट, यानी कि इक्वल राइट वोट देने का, बराबर का अधिकार। द स्टोरी अबाउट बिगिन्स विद कांता स्टैंडिंग इन लाइन टू कास्ट हर वोट। स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है कांता से जो कि लाइन में खड़ी है वोट देने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर। कांता रिकॉग्नाइजेज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल हर नेबर। कांता जो है लाइन में खड़ी है और वहाँ पे वो देख रही है कि उसके साथ उसके एम्प्लॉयर यानी कि उसके जो मालिक हैं जिन्होंने उसको अपने घर पे काम पे रखा है वो भी लाइन में खड़े हैं। अशोक जैन, छोटे लाल जो उसका पड़ोसी है वो भी लाइन में खड़ा है। इन अ डेमोक्रेटिक country like India, all adults, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had, यानी कि what caste they are and whether they are rich or poor are allowed to vote। यानी कि हमारी इंडिया में क्या होता है, जितने लोग भी हैं वो क्या हैं, हमारी इंडिया जो डेमोक्रेटिक कंट्री है तो इंडिया में क्या होता है, जितने भी एडल्ट्स हैं ना, चाहे वो किसी भी रिलीजन के से बिलोंग करते हो, किसी भी मतलब कितना भी पढ़े लिखे हों, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको वोट देने का अधिकार है। दिस इज़ एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6 बुक। आपने अपनी क्लास 6 की बुक में भी पढ़ा होगा कि क्लास 6 की बुक में आपने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ क्या होता है, इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज़। ये सारे डेमोक्रेसीज़ में इसको लागू किया जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स होता है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यानी कि सभी को वोट देने का समान रूप से अधिकार है। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। जो आइडिया है वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार का वो बेस्ड है किस पे, इक्वालिटी पे बेस्ड है, यानी बराबरी पे बेस्ड है। बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन अ कंट्री इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड द कम्युनिटी सी और ही बिलोंग टू हैज़ वन वोट। यानी कि इसका मतलब ये हुआ, तो आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि जो ये वयस्क सार्वभौमिक मताधिकार है वो इक्वालिटी पे बेस्ड है, क्योंकि हमारे स्टेट में क्या होता है, जितने भी एडल्ट हैं ना वो कंट्री के, चाहे वो किसी भी यानी वो किसी भी स्टेटस के हों, चाहे अमीर हो या गरीब हों या किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हों, उन सभी को वोट देने का अधिकार है। कांता जो है वो एक्साइटेड थी वोट देने के लिए और हैप्पी भी थी
कि उसे जो है वो सबके बराबर माना जा रहा है। बट लास्ट में शाम तक में मतलब उसको दिन भर के बाद क्या फीलिंग आई कि जब वो लाइन में खड़ी थी तो उसे ये पता चला कि इक्वालिटी सिर्फ़ और सिर्फ वोट देने के लिए मिली है, बाकी सारी चीज़ों में कोई इक्वालिटी नहीं मिलती है। एज़ हर डे इट गोज़, जैसे ही उसका दिन बीता कांता को ये रियलाइज़ हुआ कि इक्वालिटी जो है वो रियल में उसकी मीनिंग कुछ और ही है। हमारे इंडिया में भी बहुत सारे लोग जो हैं वो असमानता यानी कि इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। व्हाट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर? कांता को क्या चीज़ अनश्योर कर रही थी? लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। उसकी लाइफ का एक दिन जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। सी लिव्स इन अ स्लम, वो एक झोपड़पट्टी में रहती है। स्लम मीन्स झोपड़पट्टी। एंड हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, और एक नाली है उसके घर के पीछे ही। हर डॉटर इज़ सिक बिकॉज सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क। उसकी डॉटर जो वो बीमार पड़ जाती क्योंकि उसकी जो बस्ती है ना वो बहुत ही गंदी है, वहाँ पे कभी सफाई नहीं होती है। सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क बिकॉज सी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर। वो एक दिन का भी छुट्टी नहीं ले सकती अपने काम से, क्योंकि उसका जो काम है ना वो डेली उसकी डेली नीड्स जो है उसके काम से ही कंप्लीट होती हैं, पूरी होती हैं। तो उसको बोरो करना है मनी, यानी उधार लेना है मनी अपने मालिक से, इसलिए वो जिससे कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर के पास ले जा सके, इसलिए वो काम पे उस दिन भी गई जिस दिन उसकी बेटी बहुत ज़्यादा बीमार थी। हर जॉब एज अ डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट। उसका जो जॉब है ना घरेलू कामों में मदद करने वाला, वो पूरे दिन के लिए उसको थका देता है। एंड फाइनली सी एंड्स हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन। और उसका जो दिन है वो एक लंबी लाइन में खड़े होते गुजर जाता है। दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज़ अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इट इन अ पुअर। यानी कि ये लाइन जो है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की है, जिसमें क्या हुआ, ये उस लाइन से डिफरेंट है जो कि वोटिंग वाली लाइन थी। यानी कि वोटिंग लाइन में सारे लोग एक समान खड़े थे, चाहे वो किसी भी कास्ट के, किसी भी रिलीजन के, किसी भी स्टेटस के हों, अमीर हो गरीब हो। लेकिन जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ गरीब ही खड़े हैं। कांता की स्टोरी से हमें ये समझ में आया कि हमारे देश में किस तरह की इक्वालिटी लोग फेस करते हैं और किस तरह की इनइक्वालिटी उनके साथ होती है। तो कांता इज़ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे कि अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी क्या क्या है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी में देखें तो कांता इज़ वन ऑफ मेनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया। कांता की तरह ही बहुत सारे लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक इंडिया में रहते हैं। हु हैव द राइट टू वोट, जिनके पास वोट देने का अधिकार है। बट वूज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशन आर फर फ्रॉम इक्वल। लेकिन उनकी जो डेली लिविंग यानी रोज़ की जो काम है और उनके जो वर्किंग कंडीशंस हैं ना वो इक्वल बिल्कुल भी नहीं है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर होने के बावजूद भी पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज। पुअर होने के कारण भारत के लोग जो हैं, भारत में मतलब इंडिया में बहुत सारी इनइक्वालिटी असमानताओं को अलग अलग तरीक़ों से फेस करते हैं। लेट अस सी व्हाट दिस मीन्स बाय रीडिंग द टू स्टोरीज गिवन बिलो। चलिए पढ़ते हैं दो स्टोरियों के बारे में जो यहाँ पे दी हुई है और उसका मतलब क्या है। ईच ऑफ दीज इज़ बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट इन पीपल्स लाइफ एंड रिफ्लेक्ट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी दैट एग्जिस्ट इन इंडिया। यानी कि दोनों स्टोरी जो है वो रियल इंसिडेंट मतलब कि असली घटनाओं पर आधारित है, जो कि लोगों के लाइफ से रिलेटेड है और रिफ्लेक्ट करती है असमानता के प्रकार को, यानी किस तरह की इनइक्वालिटी जो है हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम। यानी कि कास्ट सिस्टम जो है इंडिया का वो एक अनदर फॉर्म है इनइक्वालिटी का। यानी कि कास्ट सिस्टम की वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या हैं, इनइक्वालिटी को फेस करते हैं। इफ़ यू लिव इन रूरल एरिया, अगर आपने रूरल इंडिया आप गए होंगे या रहे होंगे, यू कास्ट आइडेंटिटी इज़ समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। तो कास्ट सिस्टम के बारे में आपने पढ़ा होगा कि हमारे इंडिया में लोग जो है वो अलग अलग कास्ट में डिवाइड हैं। इफ़ यू लिव इन अर्बन इंडिया मीन्स शहरी भारत और रूरल इंडिया मीन्स ग्रामीण भारत। तो सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट। तो जो शहरी शहरी एरिया में रहते हैं तो वो लोग, उन लोगों को कास्ट कम फेस करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ के लोग ज़्यादा शिक्षित होते हैं शहर में और वो कास्ट में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रीमोनियल सोन फ्रॉम अ लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड यू विल सी हाउ इम्पॉर्टेंट द इशू ऑफ कास्ट कंटिन्यूज टू बी इन द माइंड ऑफ हाईली एजुकेटेड अर्बन। तो यहाँ पे कुछ इंग्लिश न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स दिए हुए हैं मैट्रीमोनियल यानी कि शादी से रिलेटेड, शादी विवाह से रिलेटेड, जिसमें
कास्ट के इशू को दिखाया गया है, यानी जाति व्यवस्था की कुछ इश्यूज़ हैं जिनको दिखाया गया है। हाईली एजुकेटेड कि किस तरह से जाति व्यवस्था जो है, यानी जाति पे आधारित इनइक्वालिटी जो है हमारी इंडिया में हो रही है अर्बन इंडियंस के द्वारा, शहरी पढ़े लिखे लोगों के द्वारा। यहाँ पे लिखा है अलायंसेज इनवाइटेड फॉर 32 MMS, यानी कि इन्हें एक गोरी और ब्यूटीफुल लड़की चाहिए वर्किंग इन IT कंपनी मुंबई फ्रॉम BE MBA, मतलब लड़का जो है वो MBA BE IT कंपनी में काम करता है और इसे कास्ट नो बार, इनको कोई मतलब SC ST की लड़की नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ अपने ही कास्ट की लड़की चाहिए। दूसरा एग्जांपल जो दिया हुआ है, प्रोफेसर है क्वालिफाइड, इनको ब्यूटीफुल लड़की चाहिए और लड़का जो है वो दूसरे कंपनी में काम करता है। तमिल ब्राह्मण की खोज कर रहे हैं कि इनको मतलब अपने ही कास्ट में शादी करनी। तो ये कास्ट को, ये जो मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स है ना, ये कास्ट को बता रहे हैं कि किस तरह से कास्ट में ही, अपने कास्ट में ही लोग शादी करना चाहते हैं। नाउ लेट अस रीड अ स्टोरी अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ अ दलित चाइल्ड अटेंडिंग स्कूल। तो दलित चाइल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, एक स्टोरी दी हुई है यहाँ पे जिसका एक्सपीरियंस क्या कहता है। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट दलित इन द क्लास 6 बुक। दलित के बारे में आपने पढ़ा होगा क्लास 6 की बुक में कि दलित का मतलब क्या होता है। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, इट मीन्स टूटा हुआ। ब्रोकन मीन्स टूटा हुआ, दलित मतलब टूटा हुआ होता है। यानी कि ये जो दलित टर्म है ना, ये रिलेटेड टू लोअर कास्ट, यानी कि लोअर कास्ट के लोगों से रिलेटेड है। बाय यूजिंग दिस वर्ड लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग टू हाउ दे वर, यानी कि इस वर्ड का यूज़ करके मतलब दलित लोगों को डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ भेदभाव किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जो हैं, यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है ओम प्रकाश वाल्मीकि की। आप इस चैप्टर में ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में पढ़ेंगे। इज़ अ फेमस दलित राइटर, एक फेमस दलित राइटर हैं, फेमस दलित राइटर हैं इन हिज ऑटोबायोग्राफी। अब ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है खुद का, बायो मीन्स होता है अपने जीवन से रिलेटेड, और ग्राफी मीन्स होता है लिखना, यानी खुद के बारे में अपने से लिखना। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है जूठन, जिसमें उन्होंने लिखा है अपनी जीवन के बारे में। आई हैड टू सिट अवे फ्रॉम द अदर्स इन द क्लास। वो बता रहे हैं कि मैं जो है वो सारे बच्चों से अलग अपनी क्लास में बैठता था, एंड द टू ऑन द फ्लोर, और मुझे ज़मीन पर बैठना पड़ता था। द मैट आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सेट ऑन, और मैट जो है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती थी जहाँ पे मुझे बैठना होता था। समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट अवे बिहाइंड एवरीबडी, यानी कि मुझे सबसे पीछे बैठना पड़ता था, राइट नियर द डोर, दरवाजे के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी विदाउट एनी रीज़न, और कभी कभी वो मुझे बिना किसी रीज़न के मारते थे। व्हेन ही वॉज इन क्लास 6, जब वो क्लास 6 में थे, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश टू स्वीप द स्कूल। हेड मास्टर ने ओम प्रकाश को स्कूल में झाड़ू लगाने के लिए कहा, एंड द प्लेग्राउंड में भी। ही राइट्स द प्लेग्राउंड वॉज वेरी लार्जर दैन माई स्मॉल फिजिक कुड हैंडल इन क्लियरिंग इट। वो बता रहे हैं कि जो हमारे स्कूल का प्लेग्राउंड था वो बहुत ही बड़ा था, और मेरी जो छोटी सी बॉडी थी वो पूरे प्लेग्राउंड को एक साथ साफ़ करने में मतलब साफ़ नहीं कर पा रही थी। इट माई बैक बिगिन टू एक, और मेरे पीठ में बहुत दर्द होने लगा। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, और मेरा जो मुंह है पूरा का पूरा धूल से भर गया था। डस्ट हैज़ इनसाइड माई माउथ, और कुछ धूल जो मेरे मुंह में चली गई थी। द अदर चिल्ड्रन इन माई क्लास वर स्टडिंग एंड आई वॉज स्वीपिंग, बाकी लोग मेरे क्लास के पढ़ रहे थे और मैं जो है वो स्वीप कर रहा था। हेड मास्टर वॉज सिटिंग इन हिज रूम एंड वॉचिंग मी, और हेड मास्टर जो थे वो अपनी रूम में बैठे थे और हमें देख रहे थे, मुझे देख रहे थे। आई वॉज नॉट इवन अलाउड टू गेट अ ड्रिंक ऑफ वाटर, मुझे ये भी अलाउ नहीं था कि मैं एक गिलास पानी भी खुद से ले सकूँ। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने पूरे दिन झाड़ू लगाया। फ्रॉम द डोर्स एंड विंडोज़ ऑफ द स्कूल रूम्स, और स्कूल की जो डोर्स थे, विंडोज़ थे, उसको भी मैंने क्लीन किया। हम द आइज़ ऑफ द टीचर्स एंड द बॉयज़ सॉ द स्पेक्टिकल, मतलब जितने भी टीचर्स थे और जितने भी बॉयज़ थे वो मुझे देख रहे थे। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल एंड द प्ले ग्राउंड फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। इस तरह से उसने कई दिनों तक स्कूल में सफाई की। एंड दिस ओनली कम टू एंड व्हेन हिज फादर इन, और ये सब कुछ तब खत्म हुआ जब उसके पिता स्कूल गए। हु हैपन टू बी पासिंग बाय एंड सॉ हिज सन स्वीपिंग, उन्होंने कहा कि कौन है जो मेरे बेटे को झाड़ू लगाने के लिए, किसने कहा। ही कन्फ्रंटेड द टीचर्स, उन्होंने टीचर्स को बुलाया। एंड देन वॉकिंग अवे फ्रॉम द स्कूल होल्डिंग ओम प्रकाश हैंड, और उन्होंने क्या कहा कि ओम प्रकाश अब तुम्हें यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं, और उन्होंने ओम प्रकाश का हाथ थामा और उसे स्कूल से निकाल ले आया। ही सेड लाउडली फॉर ऑल ऑफ देम टू हियर, उन्होंने तेज़ से चिल्लाते हुए कहा कि सब लोग सुन सकें। यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। सो आई एम लिविंग नाउ, मैं तुम्हें यहाँ छोड़ रहा हूँ। बट रिमेंबर दिस मच मास्टर, ही विल स्टडी राइट हेयर इन दिस स्कूल, ये तुम्हारे स्कूल में ही पढ़ेगा। एंड नॉट जस्ट हिम बट देयर विल बी मोर कमिंग आफ्टर हिम। तो ये जो स्टोरी थी ना छोटी सी ओम प्रकाश वाल्मीकि की, ये हमें बताती है कि किस तरह से
स्कूलों में भी भेदभाव होता है, जो लोअर कास्ट के बच्चे होते हैं उनके साथ बहुत ज़्यादा भेदभाव किया जाता है। तो ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये उनकी ही ऑटोबायोग्राफी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि की अ दलित्स लाइफ, यानी कि जो कि दलित के बारे में लिखी गई है। कवर ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि जूठन विच टॉक्स अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप एज दलित बॉय। यू हैव ऑलरेडी रीड अबाउट BR अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के बारे में भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि किस तरह से उनको भी शिक्षा का अधिकार नहीं मिलता था, मतलब उनके साथ भी इसी तरह का भेदभाव किया जाता था जिस तरह से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ हुआ। तो द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड ऑन एन इंसिडेंट। सेकेंड स्टोरी जो है वो एक इंसिडेंट पे बेस्ड है दैट टुक प्लेस इन वन ऑफ इंडियाज़ लार्जर सिटी। जो भारत के कई सारे सिटीज़ में ऐसा होता है, इस कॉमन प्रैक्टिस इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, और ये कॉमन है बहुत सारे कंट्रीज़ में। इट इज़ अ स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसेज अंसारी हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। ये स्टोरी जो है वो रिलेटेड है मिस्टर एंड मिसेज अंसारी से, जो कि रेंट पे अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं अपनी सिटी में। दे हैड द मनी, उनके पास पैसे भी हैं, एंड सो पेइंग द रेंट वॉज नो प्रॉब्लम, और उन्हें रेंट पे करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे वेंट टू अ प्रॉपर्टी डीलर, वो प्रॉपर्टी डीलर के पास जाते हैं फाइंड करने, मतलब जगह ढूंढने के लिए। द डीलर ने उनको इन्फॉर्म किया कि दैट ही न्यू अबाउट क्वाइट अ फ्यू अपार्टमेंट, वो कुछ अपार्टमेंट्स के बारे में जानता है जहाँ पे उन्हें घर मिल जाएगा रहने के लिए। तो अंसारी ने कहा कि चलिए देख लेते हैं। However, when the landlady found out their names, जैसे ही लैंडलेडी यानी कि मकान मालकिन थी जिससे बात हुई थी घर के लिए, उसने नाम सुना इन लोगों का। सी मेड एन एक्सक्यूज़ अबाउट हाउ सी कुड नॉट रेंट द हाउस टू समवन हु एट मीट। उसने एक्सक्यूज़ दिया कि वह जो है अपना घर जो है वो रेंट पे नहीं दे सकती क्योंकि वो लोग मीट खाते हैं। इट मीन्स कि वो नॉन वेजिटेरियन है, बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन है। वो बोल रही है कि बिल्डिंग में कोई भी नॉन वेजिटेरियन नहीं है। बोथ द अंसारी एंड द प्रॉपर्टी डीलर वॉज सरप्राइज्ड टू हियर दिस बिकॉज दे कुड स्मेल फिश बीइंग कुक्ड इन द नेबर्स हाउस। और तो जो अंसारी और जो प्रॉपर्टी डीलर थे जो घर देखने गए थे, उन्हें ये सुन के सरप्राइज़ हुआ, मतलब वो सरप्राइज़ हुए ये सुनकर क्योंकि उन्हें जो है वो फिश की स्मेल आ रही थी नेबर्स हाउस यानी कि पड़ोसी के घर से। द सेम एक्सक्यूज़ वर रिपीटेड इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट। तो इसी तरह से उनके साथ पूरे दिन यही हुआ। वो दूसरे घर देखने गए, तीसरा घर देखने, उनके साथ यही हुआ कि सब लोग उन्हें घर देने से मना कर रहे थे जस्ट बिकॉज ऑफ देयर रिलीजन, उनके रिलीजन की वजह से, क्योंकि वे मुस्लिम थे। फाइनली द प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें बताया कि अब आपको घर तभी मिल सकता है जब आप अपना नाम चेंज करेंगे। और क्या चेंज करेंगे? मिस्टर एंड मिसेस कुमार अगर आप रख लेते हैं अपना नाम तो आपको घर ईजिली मिल जाता है। तो अंसारीज़ ने क्या कर दिया, मना कर दिया कि वो अपना नाम चेंज नहीं करेंगे, और वो बोले कि हम कहीं और घर ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो इस स्टोरी में भी पता चला कि ड्यू टू देयर रिलीजन उनको घर मिलने से लोग मना कर दे रहे थे। क्यों? क्योंकि वो मुस्लिम थे। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, तो इस तरह से रिलीजन में भी हमारे बहुत सारे इनइक्वालिटीज़ देखी जाती है। अब बात करते हैं रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, यानी मानव की गरिमा, या डिग्निटी मीन्स होता है इज्जत, या कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट, या फिर इट इज़ रिलेटेड टू इन हिंदी वी कैन से गरिमा। तो डिग्निटी मीन्स होता है इन सिंपल वी कैन से इज्जत। तो रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ दैट द कास्ट वी आर born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determine why some people are treated unequally। यानी कि आप समझ चुके होंगे कि कास्ट यानी जो जाति है ना वो हमें जन्म से ही मिली हुई है। रिलीजन जो हम जिस रिलीजन में, जिस धर्म में हैं, जिसकी प्रैक्टिस करते हैं, क्लास बैकग्राउंड जहाँ से हम आते हैं, वेदर वी आर मेल और फीमेल, या हम मेल हों या फीमेल हों, दीज आर ऑफन द थिंग्स दैट डिटरमाइन वाई सम पीपल आर ट्रीटेड। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिटरमाइन करती हैं, ये निश्चित करती हैं कि किस तरह से लोगों को अनइक्वली बिहेव किया जाता है, उनको असमान रूप से ट्रीट किया जाता है। हाउ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी दोनों को असमान रूप से दोनों के साथ व्यवहार किया गया, यानी उनको एक तरह से इक्वली ट्रीट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि उनकी जाति की वजह से और उनकी धर्म की वजह से। व्हेन पर्सन आर ट्रीटेड अनइक्वली, व्हेन पर्सन ट्रीटेड अनइक्वली देयर डिग्निटी इज़ वायलेटेड। जो पर्सन्स होते हैं ना
जिनके साथ अनइक्वल ट्रीट किया जाता है, अनइक्वल व्यवहार किया जाता है, तो उनकी डिग्निटी वायलेट होती है, उनकी इज्जत पे मतलब कह सकते हैं कि उनकी इज्जत एक तरह से इससे प्रभावित होती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारीज वर वायलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे वर ट्रीटेड। तो डिग्निटी जो थी ओम प्रकाश वाल्मीकि की और अंसारी की, वो वायलेट हुई थी। क्यों? क्योंकि उनके साथ अनइक्वल ट्रीटमेंट किया गया था। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, ओम प्रकाश वाल्मीकि's schoolmates and teachers hurt his dignity badly and made him feel as if he was less than equal to all other students in the school. It means कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को झाड़ू लगाने के लिए स्कूल में कहा गया था। क्यों? क्योंकि वो छोटे कास्ट से बिलोंग करते थे और उनके जो भी स्कूलमेट्स और टीचर्स थे, उन्होंने उनकी डिग्निटी को बुरी तरह से क्या किया था, बुरी तरह से प्रभावित किया था। और उन्हें ये फील हुआ कि अगर वो और बाकी सारे स्टूडेंट्स की तरह अगर मतलब उच्च जाति यानी ऊंची जाति में जन्म लेते तो उनके साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं होता। बीइंग अ चाइल्ड, एक चाइल्ड की तरह या चाइल्ड होने पर ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैन ही वॉज इन। अब वो तो एक छोटे बच्चे थे, उनको जैसा कहा गया करने को उन्होंने वैसा किया, तो और वो कर भी क्या सकते थे। इट वॉज हिज फादर हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप फेल्ट एंग्री बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स। तो ये उनके फादर थे जिन्होंने उसको अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा और वो बाकी सारे टीचर्स पे गुस्सा हुए इस अनइक्वल ट्रीटमेंट की वजह से। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट व्हेन पर्सन्स रिफ्यूज टू लीज देयर अपार्टमेंट टू देम। अंसारीज की डिग्निटी भी इसी वजह से हर्ट हुई थी क्योंकि जो लोग थे उन्होंने अपने अपार्टमेंट को उनको देने से मना कर दिया था। However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that made them refuse this suggestion. तो जैसे कि प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें सजेस्ट किया था अंसारीज को कि वो अपना नाम अगर बदल लेते हैं तो उनको घर मिल जाएगा रहने के लिए, लेकिन ये उनकी डिग्निटी या उनका सेल्फ रिस्पेक्ट ही था जिसने उनको रिफ्यूज़ यानी उनके इस सजेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था कि नहीं, वो अपना नाम चेंज नहीं करेंगे चाहे उन्हें घर मिले या ना मिले। तो ओम प्रकाश और अंसारी दोनों जो है वो इस तरह की ट्रीटमेंट को डिज़र्व नहीं करते थे। दे डिज़र्व द सेम रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एज एनीवन एल्स। वो भी बाकी लोगों की तरह रिस्पेक्ट और डिग्निटी चाहते थे जैसा कि सभी को मिलता है। यहाँ पे एक पिक्चर दिया हुआ है जिसमें एक लड़का जो है वो बूट पॉलिश कर रहा है और ये जो पिक्चर है ना एक मूवी से लिया गया है। आप सब इस मूवी का नाम जानते होंगे। 1975 में यह मूवी आई थी दीवार। ए बॉय हु वर्क्स एज अ शू शाइन रिफ्यूजेस टू पिक अप अ कॉइन थ्रू एट होम। एक लड़का था जिसने जो जूता पॉलिश कर रहा था और जो मालिक था उसने पैसे को फेंक दिया, तो उसने उस पैसे को उठाया नहीं और बोला कि मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। ही फील्स दैट देयर इज़ डिग्निटी इन द वर्क दैट ही डज। वो ये फील करता है कि उसकी भी एक इज्जत है जिसको वो करता है और उसे जो भी कमाना है वो इज्जत से कमाएगा। तो dear students, I hope you all have understood the chapter, half of the chapter. In my next video I will explain the rest topics of the chapter. Thank you for watching. If you like my video, please subscribe the channel also and share it to your friends.